हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इन्हें करते हुए चलेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आपको वाक्य दिया है आम खाया जाता है, इसमें बताइए कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। देखिए अभी वाच्य समझते हैं। वाच्य होते हैं 3। कौन कौन से? नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए रिवीजन करते हुए चलेंगे। अभी दिया है आम खाया जाता है, तो जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आए वहां कृतवाच्य, कर्म के अनुसार आए वहां कर्मवाच्य, और कर्ता और कर्म दोनों को छोड़कर भाव के अनुसार क्रिया आती है वहां पर भाववाचक क्रिया होता है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे आम खाया जाता है, इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है खाए जाने की। ये क्या हो गई? ये हो गई क्रिया। और कर्म क्या हो गया? कर्म हो गया आम। तो क्रिया किसके अनुसार है? क्रिया है हमारी कर्म के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका दिया हुआ होता कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो अभी जो है ये आपका हो जाता कर्ता के अनुसार। तो क्या हो जाता? जैसे मान लीजिए राम की जगह कोई स्त्रीलिंग होती, रमा आम खाती है, हो जाता। तो ये क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्म के अनुसार, सॉरी कर्ता के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कृतवाच्य, कृतवाच्य। समझ गए? और जब कर्म के अनुसार आए तो कर्मवाच्य। भाववाच्य में देखिए, इसमें वाक्य में असमर्थता का भाव प्रकट होता है। जैसे जैसे आप कहेंगे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मोहन से टहला भी नहीं जाता। तो ये क्या हो गया? एक तरह की असमर्थता। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। तो इस तरह उम्मीद है आपके वाच्य अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में तत्सम है। जैसा आप जानते हैं कि तत्सम जो होता है वे वाक्य जो संस्कृत से जियो के त्यों लिए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते तत्सम। और जो बदलाव के साथ आते हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे अब ये जो हम आम आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसमें तद्भव शब्द ज्यादा होते हैं अभी के समय। तो जैसे गधा, गाय, घड़ा, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी तद्भव शब्द हो जाएंगे। तत्सम क्या हो जाएगा? ग्राहक। अब अगर इनके एक तत्सम है तो इसका मतलब 3 तद्भव है। तो अब हम इनके तत्सम देख लेंगे कि इनके तत्सम क्या होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें जो तद्भव शब्द हमको दिए हैं गधा, गाय, घड़ा, इनका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? जैसे गधा, इसका हो जाएगा आपका गर्धव। क्या हो जाएगा? गर्धव। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। गाय का हो जाएगा गौ, और घड़ा, घड़ा का हो जाएगा घट। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है परीक्षा में। और ग्राहक, ग्राहक तो तत्सम है, तो इसका क्या होगा? तद्भव। तद्भव इसका क्या होगा? आपने देखा होगा कि आज भी जो हमारे कुछ बुजुर्ग होते हैं गांव में, घर में, वो ग्राहक नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? ग्राहक। इसलिए इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ग्राहक। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में तद्भव बताइए। तो जब इसमें एक तद्भव है तो 3 शब्द तत्सम होंगे। एक अगर चंद्र बिंदु आए तो वो भी उसकी एक पहचान होती है, किसकी? तद्भव की। तो इसीलिए, और देखिए एक चित्र, उच्च, अमृत, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? ये सभी तत्सम शब्द हो जाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत या शुद्ध हिंदी में इसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देखेंगे ग्राम का तत्सम क्या हो जाएगा?
ग्राम, गांव का तत्सम हो जाएगा ग्राम, ग्रामवासी, ये आपका हो गया तत्सम शब्द। अगर अमृत का देखेंगे तो अमृत का जो आपका, ये तो अमृत तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अम्य या अमी, इस प्रकार से हो जाता है। तो आप देख लेंगे। उच्च, उच्च एक तत्सम शब्द है, तो कोई भी जो हम हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं उच्च के लिए, ऊंचा, उस प्रकार से। एकत्र का हो जाएगा एक, एक हो जाओ। अब कोई ये नहीं बोलता एकत्र हो जाओ, सभी बोलते एक हो जाओ, तो इसका तद्भव हो जाएगा एक। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। देखिए, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय या दुराग्रह, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा दुष्कर। कैसे समझते हैं, जो आपका इसमें दिया हुआ है पुष्कर, पुष्कर एक स्थान है कहां पर, राजस्थान में, जहां पर ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का मंदिर है, एकमात्र मंदिर पूरे भारत में, दुनिया में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, कहाँ, राजस्थान पुष्कर में। दुर्जय, दुर्जय हो जाएगा जो जीता न जा सके, क्या हो जाएगा, जो जीता न जा सके। दुराग्रह, आपने देखा होगा रामायण महाभारत अगर कभी देखी होगी तो उसमें बहुत प्रयोग होता था दुराग्रह। दुराग्रह का मतलब था कि अनुचित जिद या हट। दुर्योधन जैसे उसके लिए बहुत होता था, दुर्योधन के लिए प्रयोग, अनुचित जिद या आपका क्या हो जाएगा, हट। तो इस तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा, अंक, ऑप्शन बी बुरा, सी जाति, डी मनोहर। देखिए, जाति, बुरा और अंक, इनका कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, मनोहर, मन को हरने वाला सुंदर दृश्य, क्या हो जाएगा, मनोहर। अब समझिए, अंक, अंक तो मैंने आपको बताया था, इसका पर्यायवाची संख्या हो जाता है या गोद हो जाता है। माँ ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया यानी गोद में भर लिया, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है अंक का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए, आपकी जो वर्णमाला है उसमें दो तरह के ये वर्ण होते हैं, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। तो अभी आपको कैसे पहचान आसान हो जाएगी, जब आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो उसके लिए ये हो जाएगा कि जो सघोष होता है आपको, उनके जब हम बोलते हैं उन वर्णों को या उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर गले में एक कंपन, वाइब्रेशन महसूस होती है। सघोष में, घोष मतलब एक कंपनता उत्पन्न होती है और अघोष में कंपनता उत्पन्न नहीं होती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। जैसे अभी आपको क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पूछा है अघोष कौन सा है, जिसमें ऐसा आभास हमें नहीं होगा तो हम बोल के देखेंगे। जैसे आप बोलेंगे ऑप्शन ए चे, चे, जय, अभी जैसे ही आपने जय बोला, जय, तो देखिए एकदम गला भरा हुआ सा महसूस हो रहा होगा। यही जो अंतर है, यही अघोष और सघोष का अंतर है। जैसे बोलेंगे जय, चे, झे, चे, झे, तो दोनों में देखिए कितना अंतर आ रहा है, डे, चे, चे एकदम सिंपल, आप बिल्कुल आगे के हिस्सा में बोल पा रहे, डे, झे, जे, सभी में एक आभास हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे आपका सघोष। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सघोष, और ये आपका क्या हो जाएगा, अघोष, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। ये प्रश्न आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए रखा गया है।
हो सके तो खुद से इसका आंसर देखिए, नहीं तो चलिए हम बताते हुए चलते हैं। इसका आपका हो जाएगा अद्भुत रस, यानी अद्भुत, यकीन करना मुश्किल हो, एकदम कुछ ऐसा अचंभित कार्य। तो भय भयानक का होता है भय तो। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, किसका? वीर रस का। आप ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। और क्रोध, क्रोध तो आपका रौद्र रस का हो जाएगा, किसका? रौद्र रस का, जहां पर देखकर क्रोध की भाव उत्पन्न होती है। ये आपका अद्भुत हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। क्वेश्चन नंबर 8, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। तो आप महसूस कीजिए, सीता सो रही थी, कहां पर जा रहा है? भूत में। लेकिन आपको तो चार ऑप्शन भूत के दिए हुए हैं, आप समझेंगे। सो रही थी यानी आप जब वहां से गुजरे या आप पहुंचे, आपने देखा तो वो सो रही थी। उसके बाद आपको नहीं पता वो उठी या नहीं उठी, कोई कार्य किया, जो भी है, तो आप इसी के हिसाब से आंसर देंगे, सीता सो रही थी। तो इसका मतलब ये अपूर्ण भूत हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद की जानकारी आपको प्राप्त नहीं है, इसलिए आप ना संदिग्ध बता पाएंगे, ना ही आप कॉन्फिडेंस से पूर्ण बता पाएंगे, ना ही ये सामान्य। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपूर्ण, जिस कार्य की समाप्ति का भी हमें बोध नहीं है। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अभी आप सर्वनाम से जब देखेंगे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि कुल कुल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, और दूसरा था सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो जब आप देखेंगे कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो ये कुल सर्वनाम आपके होते हैं कितने? 11। कितने होते हैं? 11। जैसे आज हम उनको लिख भी लेते हैं, मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या कुछ सर्वनाम शब्द ये होते हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इनको पहचान पा रहे होंगे। और अगर भेद की बात पूछता है तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्द भी पूछ लेता है कुल कितने हैं। देखिए अभी आपके सामने ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल में। तो अभी इसमें क्या पूछ लिया आपसे कि निम्न में कौन सा सर्वनाम है। अगर आपको इनका ज्ञान है, इनका बोध है, तो आप पहचान पाएंगे कि क्या हो गया। ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं? आपको क्या हो गया? सर्वनाम ये हो गया। अब अगर पूछेगा भेद, तो इसके भेद होते हैं 6। तो यही पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। अगर उनके नाम की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक नंबर 1। नंबर 2 निश्चय, निश्चयवाचक। नंबर 3 अनिश्चयवाचक। नंबर 3 क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। और नंबर 4 आपका हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक पूछ लेता है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए लिखवा रहे हैं। एक होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का बोध होता है। और एक छठा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निजवाचक। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? जल, जल के पर्यायवाची पूछे है तो आप देखेंगे नीर, सलील, अम्बु, ये सभी जल के पर्यायवाची होते हैं। जो नहीं है वो क्या है? वो है समीर, क्योंकि समीर किसका होता है? समीर होता है वायु का। किसका? वायु। अब जल आप याद कर लेंगे, 3 शब्द आपको मिल गए, नीर, सलिल, अंबु। अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट वायु के पर्यायवाची, जो आपके हो जाएंगे वात, मारुत। मारुत आप देखेंगे ये वही मारुत है जो भगवान हनुमान जी की चालीसा में आती है, मारुति नंदन। मारुत को ही मारुति नंदन यानी हवा, वायुपुत्र। आप जानते हैं हनुमान जी का नाम क्या है? वायुपुत्र। वायुपुत्र हनुमान यानी मारुत, यानी मारुति नंदन। समझ गए? अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे मारुति।
उसके बाद आपका अनिल, अनिल की जगह अनल हो जाएगा तो किसका, आग का हो जाएगा। फिर भंजन, फिर वात, और आपका समीरन। बाकी हवा, ब्याल, ये सब आप जानते ही है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जब आप इस प्रकार के शब्दों का पहचान करेंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसका सबसे आसान तरीका है, क्या है, सबसे आसान तरीका है वाक्य प्रयोग। यानी दिए हुए वाक्य को, शब्द को आप एक वाक्य में रखेंगे और आपको जो बोध होगा स्त्री का भाव या पुल्लिंग का, वहीं से आप पता लगा पाएंगे कि ये क्या। जैसे जैसे आपका पहला शब्द है आशा। अब आप एक सेंटेंस में इसको रखिए, मुझे आशा है कि आप ये कार्य जरूर कर पाएंगे, मेरी आशा जरूर पूरी होगी। यानी आशा एक स्त्रीलिंग का बोध हमको दे रहा है। आज्ञा, आपकी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी पिताश्री। तो क्या हुआ, आपकी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी, माना जाएगा नहीं हो रहा है, तो किसका भाव मिल रहा है, स्त्रीलिंग का। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि हमसे पुल्लिंग पूछा है। अभी देखेंगे आप गरिमा, आपने गरिमा का प्रयोग कीजिए एक सेंटेंस में। आपने हमारी गरिमा को बनाए रखा, हमारी गरिमा को आपने, हमारी गरिमा नष्ट कर दी। यानी गरिमा क्या है, गरिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए आपको ऑप्शन से 3 स्त्रीलिंग शब्द भी मिल गए हैं। ठीक है, इस तरह आप कर पाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, सागर। सागर उफान पर आ गया। तो इस तरह सागर से हमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जटिल का विलोम क्या होगा। जटिल, जटिल होता है कठिन, इसके लिए जटिल होता है कठिन, कठिन शब्द के लिए। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है विलोम। विलोम मतलब जटिल का उल्टा, विपरीत। जब जटिल एक कठिन शब्द या जटिल प्रश्न पूछे गए परीक्षा में, बहुत जटिल, तो वो कठिन के लिए बोध होता है। तो जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, जैसे 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 आप परीक्षा में फेल हो गए, तो आपके पिताजी गुस्से में क्या बोलेंगे, तूने हमारी नाक कटवा दी, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तो क्या, क्या खून बहना होगा, नहीं होगा। बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना, जी नहीं। क्या हो जाएगा, बदनामी होना। नाक कटना, बदनामी होना। प्रश्न नंबर 14, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। कंठस्थ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी यूपी पुलिस के लिए जरूर आएंगे। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। देखिए, बहुवचन के लिए, सदा बहुवचन के लिए कुछ शब्द है, कुछ शब्द ये आपको रटने होंगे, जो हमेशा क्या, जो हमेशा बहुवचन होते हैं। आप समझिए कौन से होते हैं। जैसे जैसे दर्शन, दर्शन के बाद हस्ताक्षर, और आपका पिरान, आपका बाल, बाल कटवा लिए, बाल कट गए, आंसू बह रहे थे, लोग, लोग चले गए, दाम बढ़ गए। सभी क्या है, सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनके नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। अब आपको इनमें से क्या मिला है, आपको मिला है दर्शन, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, अली, अली, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अब इसको समझिए कैसे। ये आपका होता है, क्या होता है, श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कैसा शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक। अब सुनिए कैसे। श्रुति, श्रुति होता है सुनना, सम्मिश्र समान, सुनने में समान,
सुनने में समान। जब आपको कोई बोलेगा अली अली, तो आप बहुत ही बारीकी अंतर है दोनों के उच्चारण में, दोनों के बोलने में, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि किस अली की बात कर रहा है जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। तो उसी शब्दों को क्या बोलते हैं? श्रुति सम, जो सुनने में समान हो। अब आगे दिया हुआ है भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है, क्या होता है? भिन्न का होता है अलग। अर्थ 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 मतलब अलग अर्थ। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है, ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है परीक्षा में। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में समान हो परंतु अर्थ अलग अलग हो। तो ऐसा शब्द क्या दिया है? अली अली। अब आप देखेंगे कि आप पर्यायवाची के माध्यम से याद कर भी ले तो इस तरह में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इससे एक आसान तरीका है याद करने का कि दोनों अली अली होते हैं, भोरा और सखी। लेकिन जैसे आपको सखी भोरा दे दिया तो परीक्षा के दबाव में बच्चे इसे कर देते हैं। लेकिन पहचान आपको कैसे करनी है कि अली अली पर कौन सी है? बड़ी मात्रा। तो इसी का ही वाक्य बड़ी मात्रा का क्या हो जाएगा? सखी। सखी पे क्या है? बड़ी मात्रा ई की। तो यही इसकी पहचान हो जाएगी। तो देखिए ये अली प्रश्न में कभी इधर भी रख सकता है, कभी इधर भी, इसलिए आपको पहचान बहुत जरूरी है करनी। अली, तो इस अली का हो जाएगा हमेशा ये सखी। अगर ये अली इधर रख देता तब सखी, और बचा ये छोटी तो ये हो जाएगा आपका घोड़ा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 16, निम्न में दंत्य ध्वनि है। जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ही प्रचलन में एक ट्रिक है। KTM 2, KTM एक बाइक का नाम था। क्या क्या वर्णमाला को याद करने का? कचट तप। क्या? कचट तप। क्या हो जाएगा? कचट तप। अब दंत्य ध्वनि क्या होती है? ये आपका होता है, ये क्या होता है आपका? कंठ। ये होता है आपका तालु। ये होता है मूर्धन्य। और ये होता है दंत। पूछ लिया ना आपसे, दंत। और ये होता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ। ओठ। तो दंत पूछा, तो दंत किस में जा रहा है? तय वर्ण में। तय में क्या होता है? तय तय थ, तय थ द ध और न। तो अब इसमें आप देखेंगे कि आपको दंत्य वर्ण का एक ही अक्षर मिला, न। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और जब मैं इसकी वीडियो लेकर आऊंगा चैप्टर वाइज तो आपको यकीन करना होगा, इतनी बेहतरीन तरीके से लेके आऊंगा, कितना आसान तरीके से कि आपको बहुत आसानी से ये सब याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपको कहाँ पर त्रुटि नजर आ रही है? आपको आ रही है मैंने। मैंने की जगह क्या होना चाहिए? इसकी जगह होना चाहिए मुझे। मुझे ये काम कर लेना चाहिए। तो त्रुटि कहाँ हुई? यहाँ पर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अपमान में उपसर्ग है। अपमान में उपसर्ग है। उपसर्ग होता है जो जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़े। कहाँ जुड़े? प्रारंभ में जुड़े, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो अभी देखेंगे आप, मान अपने आप में एक शब्द है तो इसमें क्या जुड़ा है? इसमें जुड़ा है अप। तो उपसर्ग क्या हो गया? ऑप्शन डी, अपमान। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आप सबसे पहले समझिए कि अप जो होता है, अप का अर्थ क्या होता है? अप का अर्थ होता है आपका कोई अभाव का, यानी अभाव या हीन या विपरीत। जैसे आप देखेंगे मान, मान रखना मतलब हम आपकी इज्जत रखते हैं और उसमें अप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। अपमान, आपने हमारा अपमान किया। तो अप लगाने से अर्थ हो गया ना अनर्थ, अर्थ का विपरीत हो जाता है, यानी एक अभाव हो जाता है, हीनता आ जाती है, विपरीत हो जाता है। परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि अप जो उपसर्ग है उसका क्या अर्थ होता है। आपको समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, लेकिन आपको अब से अगर मैं कुछ शब्द बता दूं तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए अप उपसर्ग से आपके लिए कुछ बेहतरीन परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द। अप यस। यस, यस मतलब नाम कमा लिया, अपयश नाम डुबा दिया।
अपराध। ठीक है, उसके बाद आपका अपवाद, ये सभी अप उपसर्ग से बने हुए शब्द है। अपकार, जबकि विपरीत क्या हो जाएगा, उपकार। समझ गए। तो इस प्रकार से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए चलेंगे और प्रैक्टिस को लगातार जारी रखेंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए। फिर से नंबर 19, कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद है, दो भेद है, शब्द अलंकार और दूसरा आपका अर्थालंकार। अभी इसमें क्या होता है, शब्द से शोभा बढ़ती है, किससे, शब्द से, शब्द से शोभा बढ़ती है। और इसमें क्या होता है, शब्द के अर्थ से शोभा बढ़ती है। ऐसे तो याद ज्यादातर नहीं समझ पाते, लेकिन आपको जो याद करना होगा उसका एक कारण ये है कि पहले देखिए शब्द अलंकार होते क्या है। नंबर एक ये होता है, नंबर दो यमक होता है, क्योंकि आपसे पूछा नहीं है तो नहीं है तो इसमें एक ही होगा। तो अब इसको आप, ये आपको एक मौका मिला है इस क्वेश्चन के जरिए कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा ले और अलग इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसमें पकड़ बना पाए। तीन मुख्यतः हो जाएंगे आपके छह, एक दो तीन तो ये हो गए। अब चार नंबर देखिए, चार नंबर आपका हो जाएगा वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। नंबर पांच क्या हो जाएगा, नंबर पांच हो जाएगा पुनरुक्ति। इनको क्या है कैसे है अभी इतना जरूरी नहीं है समझना, आप सिर्फ अभी इतना समझिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विप्सा। तो हो गए आपके छह शब्द अलंकार, एक दो तीन चार पांच छह। एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब आपको पता चल गया कि मेरा शब्द अलंकार नहीं है, कौन नहीं है, रूपक। तो फिर ये क्या है, ये है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार को हम और अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले अगले उस प्रैक्टिस सेट में। रूपक होता है जहां पर कोई भेद ना हो, जैसे जैसे आपका हो जाएगा मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है या मुख चंद्र है। तो ये एक तो ये वाला जो निशान है योजक का, ये इसमें प्रयोग किया जाता है रूपक में। सबसे पहले तो आप इसे कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसके दम पे आप एकदम आसानी से पकड़ पाएंगे। दूसरा, कोई भेद है ही नहीं, मुख चंद्रमा बता दिया है, कोई दूसरा अंतर नहीं है, यही आपका रूपक है। और उपमा हो जाता तो मुख चंद्रमा सा है, वहां पर तुलना प्रकट कर दी जाती। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी इसमें अभी इसमें श्लेष होता है आपका, श्लेष आपका होता है कि वाक्य में क्या होगा, वाक्य में शब्द एक होगा लेकिन उसके जो अर्थ होंगे उसके अर्थ अनेक होंगे। यमक में क्या होगा, यमक में होगा जितने शब्द, जितने शब्द उतने अलग अलग अर्थ, उतने अलग अलग क्या अर्थ। ठीक है। और अनुप्रास में होती है वर्ण, वर्ण का रिपीट होना, यानी वर्ण का बार बार आना। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नव जल थल में, तो अनुप्रास में चे 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 का बार बार वर्ण हो रहा है ना, चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। यमक, यमक हो जाएगा कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाए। इसमें जो दो कनक, कनक का प्रयोग हो रहा है, एक कनक सोने के लिए हो रहा है, सोना यानी गोल्ड, और दूसरा हो रहा है धतूरा। अब अगर श्लेष की हम बात करें, श्लेष में आपका, श्लेष का कोई भी एक उदाहरण अगर आप देखेंगे तो जैसे सुमिरन को खोजत, एक अभी आप भी सोच सकते हैं कोई भी एक, सुमिरन को खोजत कभी कभी व्यभिचारी चोर। जैसे शब्द इसमें एक आया है, क्या आया है, सुमिरन, तो उसको कौन खोज रहा है, उसको कवि, व्यभिचारी और कवि, व्यभिचारी और चोर। अब सुमिरन शब्द का अर्थ सुन लीजिए, कवि जब खोजेगा तो कवि के लिए हो जाएगा अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए हो जाएगा एक सुंदरता यानी सुंदर स्त्री, और चोर के लिए हो जाएगा आभूष, गोल्ड या कोई ऐसा आभूषण या चीज जो उसके लिए, चोर के लिए हो। तो उम्मीद है आप अच्छे से अलंकार समझे होंगे। अभी आप पूछ रहा है परमार्थ का संधि विच्छेद,
जब आपको बताया है कि कोई भी संधि विच्छेद होगा तो दोनों का अपना एक अर्थ होता है। तो जब आपने देखा, आपने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए है, इसने वो दो पार्ट जब किए तो परम, परम ठीक है अपने आप में एक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है, अर्थ, अर्थ भी एक शब्द है। अब आप देखेंगे कि दूसरे वाक्य में क्या हो गया, पर अर्थ नहीं, पर अर्थ की बात नहीं थी, परम अर्थ की बात थी। कैसा अर्थ, परम उच्च। तो ये तो आपका गलत हो गया। अब आप देखेंगे कि आर्थ, आर्थ कोई शब्द होता ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन जब आप देखेंगे, परमो अर्थ, वाक्य में कहीं भी आपको भाव हो रहा है परमो का, कहीं आपको लग रहा है कि इसमें परमो शब्द आ सकता है, बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा परम अर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, ये एक लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ बताइए। पढ़ा लिखा न होना, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा होना, ऑप्शन सी विद्वान होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। अभी जब आप देखेंगे तो आप में से बच्चे इसको हटा देंगे और इस दोनों ऑप्शन को हटा देंगे, क्योंकि ये काला अक्षर भैंस बराबर, ये ज्यादातर लोकोक्ति घर वालों के द्वारा अपने बच्चों को बहुत ज्यादा कही जाती है, इसलिए आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। आप देखेंगे, आपका ध्यान जाएगा कि कहीं मूर्ख होने की बात तो नहीं कर रहा है या पढ़ा लिखा नहीं होना। तो लोकोक्ति दरअसल उस वाक्य के लिए ही कही गई होती है, इसमें मूर्ख होना तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब पढ़ा लिखा होना आएगा, आप जब इसको एक वाक्य में रखेंगे तब आप अच्छे से पहचान पाएंगे। कैसे पहचान पाएंगे, देखिए, आपने आपने नौकर से पत्र पढ़ने को कहा, नौकर से पत्र पढ़ने को कहा, आपने नौकर से पत्र पढ़ने को कहा, पर पर वह तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वह तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी वह पढ़ा लिखा नहीं है। ऑप्शन नंबर 22, घबराहट में प्रत्यय है, घबराहट में प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, शब्द के अंत में, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, शब्द के अंत में। तो घबराहट में प्रत्यय हो जाएगा आहट, क्योंकि अट हट राहट कोई शब्द नहीं होते हैं, आहट एक शब्द होता है। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र, यानी इसका विच्छेद अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। का विभक्ति किसमें होती है, का विभक्ति होती है तत्पुरुष समास में, आप अच्छे से जानते होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दिगु द्वंद्व, दिगु होता है संख्या से शुरू होने वाला, जैसे दोपहर, तिराहा। द्वंद्व होता है दो प्रधान शब्द, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे आप बोल देंगे हाथ पांव, दिन रात, तो क्या हो गए द्वंद्व। अव्यय भाव, अव्यय भाव होता है जो घटने, घटने के लिए किसी के लिए होता है, जैसे बेनाम, ये बे लग गया इसमें, इस तरह के अव्यय भाव होते हैं। उम्मीद है चारों आपको प्रैक्टिस हो गई अच्छे से। निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय, अभी आप देखेंगे अव्यय को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ए प्लस व्यय। एमिस जो न हो, व्यय क्या, खर्च, जो खर्च न हो उसे क्या बोलते हैं, अव्यय। अव्यय जो खर्च न हो, यानी जिसको परिवर्तित न किया जा सकता हो। अब इसमें वो शब्द ढूंढिए जिसका जिसका चाहे काल बदल जाए, चाहे शब्द में संज्ञा बदल जाए, चाहे सर्वनाम बदल जाए, कुछ भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन वो जो शब्द होगा अव्यय शब्द, उसका रूप नहीं बदलेगा, उसका रूप नहीं बदलेगा। तो ऐसा क्या होगा, जैसे सुंदर है, सुंदर तो कहीं सुंदरता भी हो सकती है, नयापन भी लिखा जा सकता है, वर्तमान में या भूतकाल भी हो सकता है, लेकिन जब तथा होगा तो तथा हमेशा तथा ही रहेगा। तो अव्यय शब्द क्या हो जाएगा, तथा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए मैंने बताया है, आप क्या करके देखेंगे, वाक्य वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। सौभाग्य प्राप्त हुआ, कैसा भाव है, पुल्लिंग, हमसे पूछा है स्त्रीलिंग। सुंदरता बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई, काव्य का लेखन किया, चंद्र
निकल रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सुंदरता, जिससे हमें स्त्रीलिंग का भाव मिल रहा है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में विशेषण है। निम्नलिखित में विशेषण है। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। अब आप कहीं रख के देखिए कि कौन सा ऐसा शब्द है, जैसे शीतलता, बर्फ पर हाथ रखने से शीतलता प्राप्त, विशेषण बताना है। बल, जैसे बहुत शीतलता, तो शीतलता तो खुद एक विशेष्य है, विशेषण तो नहीं होगा। बल, काफी मात्रा में बल, यानी ये भी एक विशेष्य है। कम वृद्धि हुई, बहुत वृद्धि हुई, ये भी विशेष्य है। अब आपका विशेषण क्या हो जाएगा? नया। नया बाग लगाया है, नया वृक्ष उग गया है, तो ये आपके जो किसी के गुण धर्म आदि के बारे में बताए वे विशेषण होते हैं। प्रश्न नंबर 27। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह। अल्प विराम होता है जहाँ ठहराव कुछ क्षण के लिए हो, जैसे राम, कौमा, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत तथा भरत राजा दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पर जो ये कॉमा प्रकट हो रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका अल्प विराम होता है। ये आपका अल्प विराम होता है। ये आपका होता है क्या? पूर्ण विराम, जब वाक्य समाप्त हो जाए। ये क्या होता है? देखिए अगले प्रश्न में दिख रहा है, यानी प्रश्नवाचक। और ये होता है विस्मयवादक। कैसे? वाह 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 क्या सीन है। देखा है मोदी जी वाला डायलॉग, वाह क्या सीन है, वहां पर ये विस्मय बोधक लगेगा। 28 देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? ये उम्मीद है सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन करना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्मावत की रचना रचना किस भाषा में, क्या पूछा जाता है? पद्मावत की रचना किस भाषा में? तो ये हो जाएगा आपका अवधि। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और जो ये जायसी थे, ये किससे थे? ये सूफी संत थे, सूफी परंपरा से संबंधित थे, ठीक है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, सूफी संत। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए सभी प्रश्न है। 29। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? मैंने आपको बताया था सोरठा। सोरठा यानी शोर उठा। शोर उठा, कब शोर उठा? किसी को दहेज में 11 लाख तय हुए थे। 11 लाख तय हुए थे, मिल कितना गया? 13 लाख मिल गया, तो क्या हुआ? शोर हो गया, शोर उठ गया, शोर उठ गया, शोर उठा। शोर कब उठा? 11 की जगह 13। तो जब चरण 4 होते हैं, 1 2 3 4, तो मैंने बताया कि 11 13, 11 13, यानी जो सम चरण है वहां पर 13 13 और विषम पर 11 11। तो इसने हमसे पूछा है प्रथम चरण। प्रथम तो मैंने बताया पहला हो गया, तो क्या हुआ? 11 तय हुआ था, मिला 13, यानी प्रथम चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। भारत भारती के रचनाकार है, भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अब भारत भारती शब्द से ही आप देख रहे होंगे कि हुआ कुछ ऐसा था, जैसे आज के टाइम धुरंधर मूवी आई है, तो लोगों ने जिस तरह मूवी को सर आंखों पर बिठा लिया, उसी प्रकार जब भारत भारती रचना इनकी आई मैथिली शरण गुप्त जी की, तो इतना इतना बड़े स्तर पर इन्हें लोगों के द्वारा सराहा गया। ऐसी देशभक्ति की भावना इन्होंने प्रकट की। कैसी देशभक्ति की? कि इसी इसी रचना से इसी रचना से राष्ट्र कवि राष्ट्र कवि का दर्जा मिला, राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इस बात को समझे होंगे। 1912 में 1912 में इसकी रचना की गई थी, लेकिन किसी कारणों से 1914 में प्रकाशित हुई। जब किसी चीज के बारे में आप एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा याद कर लेते हैं, तो फिर आपको जो पहले वाली चीज है कि भारत भारती किसकी रचना है, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी एक दो एडिशनल और लेने की कोशिश क्या करें, ताकि आप वो रटने की जगह खुद ही आपके दिमाग में बैठ जाए। रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किसके लिए मिला? इनको मिला आपका संस्कृति के 4 अध्याय। अब ये संस्कृति के 4 अध्याय ये कब आए?
ये इनको जो इसके लिए मिला था 1959 में। कब मिला? 1959 में। आपका लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है आपके जयशंकर प्रसाद जी। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और स्कोर अपना कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अपनी तैयारी को निरंतर बढ़ाते चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।